गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन ऑफ कंपनी के बारे में। तो आपको जो बचपन में सवाल आता था, बचपन में मीन्स फाउंडेशन लेवल पे आपको सवाल आते थे कि क्या एक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ये वही है कि जब हमारी एक कंपनी कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। तो देखो, जब प्राइवेट से पब्लिक होती है तो एक सिंपल सी प्रोसेस है। तीन चीज़ हो सकती है। पहली चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गड़बड़ करने के कारण ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के कारण। तो कानून के कारण कैसे? तो जब वो सब्सिडरी बन जाएगी किसी एक पब्लिक कंपनी की तो। और तीसरी चीज़ है बाय चॉइस। आपको जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे कि बाय चॉइस कैसे क्या कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 14 बताता है, 18 बताता है सिर्फ कन्वर्जन हो सकता है। और कन्वर्जन होगा कैसे? बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स। एक्चुअली आर्टिकल्स को ऑल्टर करना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी प्राइवेट है और उसके कुछ कंडीशंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। उनको हटाना ज़रूरी होता है। ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को, प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट में। वही है, ऑलरेडी देखे थे हमने। एक बार इसको रीड करते हैं तो साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। और फिर हम दूसरा भी पॉइंट पढ़ेंगे कि कैसे क्या पब्लिक से प्राइवेट होगी कंपनी। देखो, अगला पॉइंट है, पहले सेम चीज़ रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 18 की, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। पहले हम प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं। एक छोटी कंपनी है जो बड़ी हो रही है। कैसे हो सकती है? पहला, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट, गलती से। गलती कैसी कैसे हो सकती है? जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स थे उनको हटा दिया या फ्रीली ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स को। नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा हो गए, या फिर पब्लिक से आपने पैसा ले लिया, उनको सिक्योरिटीज़ इशू कर दिया। बाय चॉइस कैसे हो सकती है? बाय चॉइस आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय ऑल्टरिंग दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को बदल के। एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब वो सब्सिडरी बन जाएगी किसी पब्लिक कंपनी की। देखते हैं एक एक करके। पहला तो सेम है, कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के प्रोविजंस फॉलो करने से, जैसे कि सेम चीज़ है, मेंबरशिप ज़्यादा हो गई या फिर फ्री ट्रांसफरेबिलिटी हो गई या पब्लिक से पैसा ले लिया, तो इट विल बिकम अ पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिकली। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया था, इसका ये मतलब नहीं कि अब वो कुछ भी करेगी, हर वो काम करेगी जो पब्लिक कंपनी करती है, तो ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, वो पब्लिक इशू नहीं करेगी। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट्स दिए गए हैं, वो बेनिफिट्स अब इनको नहीं मिलेंगे। जो भी प्रिविलेजेस थे, अभी हम प्रिविलेजेस पढ़ने के हैं, थोड़े बहुत प्रिविलेजेस भी हम देखेंगे। उनको बहुत सारी फाइलिंग नहीं करना पड़ता, बहुत सारे रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता। वो सब जो बेनिफिट्स थे वो बेनिफिट्स विड्रॉ हो जाएंगे। वही है, एज अ कॉन्सिक्वेंस कंपनी शैल सीज टू एंजॉय द प्रिविलेज एंड एग्जम्पशंस कन्फर्ड ऑन अ प्राइवेट कंपनी। उसको ये नहीं मिलेंगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई एज इफ इट वर अ पब्लिक कंपनी। सिंपल सा पॉइंट है। बाय चॉइस, बाय चॉइस अपने खुद की इच्छा से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। पहली चीज़ है बोर्ड मीटिंग। मैंने आपको बताया था, जब भी जनरल मीटिंग होना है उसके पहले बोर्ड मीटिंग होना ही है। ठीक है, तो ये हमेशा होगी। अगर ये आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये तो होना ही है। आप डायरेक्टली लिखते हैं कि जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें रेजोल्यूशन पास कराए जाएंगे, तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं भी लिखा बोर्ड मीटिंग वाला तो चल जाएगा, क्योंकि ये डीम्ड है। सबको पता है कि अगर जनरल मीटिंग होना है तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी। ठीक है, पहले वही है, कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग to approve proposal for conversion of private company into public. Also fix the time and date of general meeting, कि मेंबर्स को कब बुलाना, कहाँ बुलाना, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है, प्लेस वगैरह, डेट, टाइम। फिर सब लोग आएंगे जनरल मीटिंग में और रेजोल्यूशंस पास होंगे। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, क्योंकि बड़ा काम हो रहा है। छोटे मोटे काम रहे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाता है। मोर देन 50% लोग अगर हाँ बोल दें तो डिसीजन पास हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि बड़े काम हो रहे हैं
क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है तो बहुत बड़ा काम है एक, तो ऐसे केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा टू ऑल्टर दी आर्टिकल्स। पहली चीज होगी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर डिलीटिंग दी 3 रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी प्राइवेट कंपनी एज मेंशन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका बार बार रिविजन भी होता है। जैसे ही आप सेक्शन 2 क्लॉज 68 पढ़ते हैं तो आपके मन में अपने आप आना चाहिए कि इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो अपने आप वो रिविजन होता है और वो याद हो जाती है पूरी डेफिनेशन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया था, रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो हटाना पड़ेगा, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल करना पड़ेगा। फिर 200 की जो लिमिट थी वो हटाना पड़ेगा, मीन्स इसमें फिर कितने भी लोग आ सकते हैं, और पब्लिक से पैसा लेना चालू रहेगा, यानी वो किया जा सकता है, तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एक और स्पेशल रेजोल्यूशन होगा टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी बाय डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी एंड टू ऑल्टर द मेमोरेंडम फॉर दैट पर्पस। तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। कई जगह पे आपको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिखना चाहिए। कई बुक्स में आपको दिखेगा कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि आर्टिकल्स ऑल्टर करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बात सही है, कन्वर्जन तो हो जाता है, बट अल्टीमेटली नाम भी बदलना ही पड़ेगा। तो नेम क्लॉज ऑल्टर होता है, जो नेम क्लॉज दिया होता है इन मेमोरेंडम, ये भी हम पढ़ेंगे। ये एक्चुअली सेक्शन 14 में नहीं आता, ये आता है सेक्शन नंबर 13 में। तो हम देखेंगे ये सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा नाम कैसे कैसे बदला जा सकता है, और ये प्रोसेस क्या है नाम बदलने की। तो उसकी भी कुछ प्रोसेस होती है, आपको नाम रिजर्व वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी सिंपल रहेगी प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी नाम है, सिर्फ प्राइवेट वर्ड को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। फिर इसके बाद आप सिंपल फाइलिंग कर देंगे। जैसे ही आपका रेजोल्यूशन पास हुआ, वहाँ से 15 दिन का वक्त है। दिन भी याद रखना पड़ता है आपको कंपनीज एक्ट में, कई जगह याद रखना है, कई जगह नहीं रहा तो चलता है। ये सिंपल सा पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखो सेक्शन 14 में। तो कहीं कहीं मैं बताऊंगा कि दिन याद रखो, तो वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फाइलिंग करना है ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या क्या फाइल होगा, तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और कहाँ फाइल होता है, जितनी भी चीज़ होती है सब आरओसी में ही होगी। ठीक है, आप जितनी भी फाइलिंग करोगे, कंपनी बनाने की फाइलिंग हो या कोई भी फाइलिंग हो, सब आरओसी में होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, सो स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। एक और पॉइंट है जो हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर शेयर बढ़ाना है, शेयर कैपिटल और बढ़ाना है, तो आप फिर वहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ाने का भी एक फॉर्म होता है, वो फाइल करेंगे। ये भी अपन अलग से पढ़ेंगे। तो फॉर्म इफ ऑथराइज कैपिटल हैज़ टू बी इंक्रीज, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये अलग पॉइंट है वैसे। बट कभी कभी होता है कि हम जब बड़े पैमाने पे जा रहे हैं तो हमारा एम क्या है, हम पब्लिक से पैसा लेना चाहेंगे फिर, क्योंकि हम पब्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको और पैसा चाहिए। तो ऐसे केस में हम जनरली ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते हैं। और भी कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है जो वैसे एग्जाम में नहीं लिखे तो चलता है। जैसे कि अगर आपके मेंबर्स जो हैं वो अगर 2 होंगे तो आपको मेंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी कर रहे हैं तो पब्लिक कंपनी में 7 लोग कम से कम लगेंगे, तो 7 मेंबर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर डायरेक्टर्स कम हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं, तो 3 करना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं। खैर डायरेक्टर्स का पॉइंट आपको इस साल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स वाले टॉपिक आपको नहीं है। तो डायरेक्टर्स जो है वो आपको फाइनल लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, सो ऐसे कुछ और भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। अदर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़, जिसमें इंक्रीज ऑफ मेंबरशिप कम से कम 7 होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी बन रही है। फिर डायरेक्टर्स कम से कम 3 होना चाहिए, अगर 3 से कम है तो 3 तक ले जाओ। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके आएंगे हम फ्रिज से निकाल के, फ्रेश है, फ्रेश का मतलब फ्रिज से निकला नहीं। ठीक है, आज आप लोग बड़े उदास लग रहे हैं, आज कुछ हुआ क्या, डांट पड़ी क्या आज? नहीं, अच्छा थक गए आज ज़्यादा। चलो ठीक है, तो रोज़ का अलग अलग मूड रहता है आपका, है ना। कल एकदम एक्टिव थे, आज एकदम ऐसे अजीब से लग रहा है। आज खाना ज़्यादा हो गया, कल खाना हुआ तो अच्छा लग रहा था, आज खाना ज़्यादा हो गया तो आज नींद आ रही होगी। यार मौसम का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, कल का मौसम भी अच्छा था, आज का भी है। ठीक है, खैर जाने दो। हाँ, तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया जाएगा। सो कंपनी रजिस्ट्रार के पास सब फाइलिंग करेगी, और रजिस्ट्रार विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें नाम बदला हुआ रहेगा। ठीक है, और मेमोरेंडम आर्टिकल्स में भी आप कॉपीज़ में चेंज करेंगे, ये भी आगे पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 17 है। तो छोटे छोटे सेक्शंस है ये, जो कि साथ में यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, बट हम अलग से ये पूरा पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो आपको ये सब याद नहीं भी रहा, ये सब नहीं भी लिखे तो चलता है, बट नया सर्टिफिकेट लिया जाएगा वो ध्यान रखना है। ठीक है। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे कन्वर्ट होगा, तो सिंपल है, अगर वो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी बन जाती है तो सिंपल, खत्म। अब अगर कंपनी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, तो अगर पब्लिक से प्राइवेट हो रही है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो पब्लिक कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, छोटी हो रही है, तो ये कुछ गलत भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे परमिशन लगती है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले यहाँ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लगती थी। ध्यान रखो, 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए ये भी आ सकता है कि फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट द अप्रूवल ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन दिए रहेंगे, ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर, तो ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। ठीक है। तो 2019 में चेंज हुआ है ये, उसके पहले तक के ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लगती थी। जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था उसमें चेंज हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्यों परमिशन लग रही है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब कंपनी छोटी से बड़ी हो रही है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी छोटे थे, बड़े हो गए, नेचुरल प्रोसेस था। कंपनी भी छोटी थी, प्राइवेट थी, पब्लिक हो रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर बड़ी से छोटी हो रही है तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है, इसीलिए पहले गवर्नमेंट देखती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम रहेगा कि वो देखेगी पहले कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा है। तो ये जो मैं आपको कई बार जेस्चर्स से बताता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि जब एक छोटी कंपनी बड़ी हो रही है तो नॉर्मल चीज़ है, बट अगर बड़ी कंपनी छोटी हो रही है तो कुछ तो भी गड़बड़ है। तो वहाँ पे फिर अप्रूवल लगती है। तो कई बार हम लोग क्योंकि कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि अप्रूवल कब लग रहा, जब छोटी बड़ी हो रही तब या बड़ी से छोटी हो रही तब। तो ध्यान रखने के लिए आसान हो जाता है कि जब एक बड़ी कंपनी छोटी हो रही तो थोड़ा कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, कि कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है, और इसीलिए वहाँ पे अप्रूवल लगता है आपको। ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन एग्जाम में होते हैं, छोटे मोटे कन्फ्यूजन कभी भी अराइज होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कन्फ्यूजन अराइज ना हो, उसके लिए पहले से ही अपन प्रिपेयर्ड रहें। तो ये कन्फ्यूजन ऐसे हैं जो आपको अभी अराइज नहीं होंगे, अभी आपको आसान लगेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, फिर लगेगा यार यहाँ अप्रूवल चाहिए था कि यहाँ नहीं चाहिए था, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखो, जब बड़ी कंपनी छोटी हो रही है तब अप्रूवल लग रहा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो वही है। सो यहाँ पे ये दोनों जगह सेक्शन 18 एज वेल एज सेक्शन 14 लगता है, रेड विथ सेक्शन 14। हाँ, तो यहाँ पे भी बाकी प्रोसेस तो वैसी ही रहेगी, बिल्कुल अपोजिट रहेगी। अब ये बताने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ एक परमिशन एक्स्ट्रा आ गई, बाकी सब प्रोसेस वैसी है लेकिन अपोजिट है। जैसे आपने आर्टिकल्स बदल के रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे, जो प्राइवेट कंपनी के फीचर्स है वो हटाए थे, अब यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ होगा, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे बोर्ड मीटिंग में कि हमको कंपनी को कन्वर्ट करना है। तो पहले होगी बोर्ड मीटिंग, उसमें पास होगा बोर्ड रेजोल्यूशन, सिंपल। इसके बाद जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में पास होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। अब यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन अगेन दोनों चीज़ों से रिलेटेड होंगे। पहली चीज़ होगी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे लेकिन, टू ऐड द रिस्ट्रिक्शंस। तो प्राइवेट कंपनी के जो कंडीशंस है वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स में कि हम जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहली चीज़, और दूसरी चीज़ होगी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू चेंज द नेम
by adding the word private. तो प्राइवेट वर्ड यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जैसे हमने पहले डिलीट किया था, यहाँ पे ऐड करना है। बट साथ में आपको क्या करना है, एक और पॉइंट आता है, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एमसीए, ठीक है। तो एमसीए से अप्रूवल मांगना है आपको, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। बस हो गया, और फाइलिंग कर दो। सिर्फ एक अप्रूवल एक्स्ट्रा आता है, ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं हम कई बार, तो ध्यान रखना। इसके बाद फाइल कर दो, फाइल विथ आरओसी विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर फाइलिंग करना है। क्या क्या फाइल होगा, सेम चीज़ है, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एओए, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, साथ में कॉपी ऑफ ऑर्डर। जो परमिशन आएगी, ऑर्डर के बदले परमिशन ही वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, बट ऑर्डर भी बोलते हैं उसको। तो जो परमिशन आएगी, उस परमिशन की कॉपी आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन आरओसी विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 2019 के पहले तक के क्या लिखा था कि परमिशन लगती है आपको ट्रिब्यूनल की, ट्रिब्यूनल मीन्स एनसीएलटी। तो इसमें जब अमेंडमेंट किया गया तो इसमें एक खास बात लिखी गई कि ऐसी भी तो कंपनीज हो सकती है, जैसे समझो आज के दिन अमेंडमेंट हो रहा, समझो आज के दिन अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कंपनी ने यहाँ पे कहीं एप्लीकेशन करके रखी थी अप्रूवल के लिए ट्रिब्यूनल के पास, तो इसके लिए फिर पावर किसको दिया है, तो यहाँ पे बोला था जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है इसके लिए अभी भी ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर पास करेगा, एनसीएलटी ही ऑर्डर पास करेगा। बट अमेंडमेंट के बाद जितनी भी एप्लीकेशन जाएगी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया था, तो कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कोई काम का नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका, अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेंडिंग होगा। बट जब नए अमेंडमेंट्स आते हैं तब ये काम के होते हैं। और अभी भी कुछ अमेंडमेंट्स है जो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, जो अभी अप्लाई होने के हैं। बट अपने क्लास में एक खास बात ये होती है कि मैं अमेंडमेंट साथ साथ ही बता देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि बाद में अलग से अमेंडमेंट क्लास होगी। तो हम देखेंगे जब अभी ओपीसी पढ़ेंगे तो आपको मैं बुक में कई जगह लिखने बोलूँगा कि यहाँ पे ये लिख के रखो, वो अमेंडमेंट है जो अभी होने के ही हैं, 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। बट मैंने पहले से ही वो सोच के रख लिया रहता है कि ये बताना है आपको, क्योंकि क्या होता है आपको अभी से अगर वो पता है तो आप वो रिवाइज करोगे पढ़ोगे तो याद रहने की ज़्यादा संभावना होती है, और ये पहले से ही पता लग जाते हैं हमको। क्योंकि क्या होता है अभी जैसे अमेंडमेंट हो रहे हैं 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट लागू होते हैं, तो अपने क्लास चलते चलते काफ़ी कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं और वो अपने को पहले से ही पता लग जाते हैं। तो अपन उस हिसाब से पहले से ही तैयारी रखते हैं कि जो जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, भले अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया बट ये पता है कि ये अमेंड होगा ही आगे चल के, तो वो चीज़ अपन पहले से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको बुक में लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि बुक और भी बाहर का कोई व्यक्ति भी खरीदेगा, तो उस हिसाब से बुक में अपन नहीं लिखते क्योंकि अभी तक अप्लाई नहीं हुए वो, बट वो अप्रैल में हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम रहेगी नवंबर में, तो तब तक के वो पक्का अप्लाई होने वाले हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको अमेंडमेंट्स भी साथ साथ में बताते जाऊँगा, ठीक है। तो अलग से फिर अमेंडमेंट क्लास नहीं करना पड़ता, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या है, तो ये मई में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो अपनी बुक जो है वो मई एग्ज़ाम के लिए भी होती है और आगे वाली एग्ज़ाम के लिए भी होती है नवंबर के लिए, तो इसीलिए बुक में आपको नहीं दिखेंगे वो, बट मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको लिखने बोलूँगा वहाँ पे, ठीक है। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स होते हैं जैसे डेज बदल गए, कहीं फॉर्म्स बदल गए, तो ऐसे अमेंडमेंट्स रहेंगे जो अपन साथ साथ में ही देखते जाएंगे, ठीक है। एक आध अमेंडमेंट अभी जो मैं बताऊँगा आज ही हम देखने वाले हैं, उस पर 100% आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो आएगा ही वो,
तो कम से कम 1 मार्क आएगा या जो भी आएगा, एक एमसीक्यू तो बनेगा ही उस पर। ठीक है, तो देखेंगे अपन। सो ऐसा है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, एक बार इतना पढ़ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 1.21 पे। तो पहला पॉइंट वही है, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे फिर से बोर्ड मीटिंग वगैरह के बारे में नहीं लिखा, डायरेक्टली अपन ने लिख दिया जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो company will pass a special resolution authorizing the conversion and altering the articles so as to contain the 3 restrictions specified in section 2 clause 68. Special resolution passed to convert a public company into private is binding on dissenting shareholder. Dissenting का मतलब होता है जो लोग नहीं भी बोल रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 75% लोगों के बोलने से ये पास हो जाता है, पर बाकी 25% नहीं बोल रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ बाइंडिंग, उन लोग को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट इज बोनाफाइड। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, गलती हो रही है, तो क्या किया जाएगा, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो माइनॉरिटी के पास कुछ अधिकार भी होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, तो वो अपन आगे देखेंगे। तो इफ इट इज बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर अगला पॉइंट, चेंजिंग नेम, मेमोरेंडम बदला जाएगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो मैं बोला था सेक्शन 13 में आता है ये चेंज ऑफ मेमोरेंडम। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है आपको, ये अमेंडमेंट है, पहले यहाँ ट्रिब्यूनल था। फिर फाइलिंग ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स एज ऑल्टर्ड विथ आरओसी अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसिट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि देखो रेजोल्यूशन आपने पहले पास कर लिया और ऑर्डर बाद में आएगा आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेजोल्यूशन आपने पास कर लिया है, लेकिन रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी आप अप्लाई तो कर देते हैं, पर सरकारी काम है, टाइम लग सकता है। तो जब ऑर्डर आएगा उसके बाद आप फाइलिंग करेंगे। ठीक है, वहाँ से 15 डेज देखते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन जब आपने फाइल किया वहाँ से 15 डेज, यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद से, ये जो ऑर्डर आएगा आपको, तो वहाँ से आपको 15 डेज के अंदर फाइलिंग करना है। ठीक है, फिर ऑब्टेन अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द वर्ड प्राइवेट। तो सिंपल, बस इतना ही है। ये एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, ये आपको बेयर एक्ट की कॉपी दी गई है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14। तो जैसा कानून में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब सेक्शन 14 एक्चुअली डील करता है पूरे ऑल्टरेशन से, वो सिर्फ कन्वर्जन से डील नहीं करता। आपको अगर और भी कोई चीज़ चेंज करना है आर्टिकल्स में, फिर वो कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं भी हो, तो भी ऐसे केस में आपको सेक्शन 14 ही फॉलो करना है। जैसे आप कुछ कॉल्स वगैरह के बारे में चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए आपका आर्टिकल्स बदला जाएगा। फॉरफीचर वगैरह के चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी इंटरनल मैनेजमेंट के आप चेंजेस करना चाह रहे हैं आर्टिकल्स में, तो आपको सेक्शन 14 के थ्रू ही आर्टिकल्स चेंज करना है। ठीक है, फिर भले ही वो कन्वर्जन से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है। पहली चीज़ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के दायरे में रहते हुए, यानी आप ऐसे ऑल्टरेशन नहीं कर सकते विच इज़ बियॉन्ड द एक्ट। या आपने बचपन में पढ़ा था, याद होगा आपको, एक सेक्शन 6 था जो बोलता था अगर मेमोरेंडम में कुछ लिखा है, आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है, तो मेमोरेंडम विल प्रिवेल। वैसे ही एक्ट में कुछ लिखा है, आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है, तो एक्ट विल प्रिवेल। तो वही बात है कि आप एक्ट के बियॉन्ड चेंज नहीं कर सकते, या आप मेमोरेंडम के बियॉन्ड चेंज नहीं कर सकते। तो वही बोला है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द कंडीशंस इन द मेमोरेंडम। तो इसके दायरे में रहते हुए अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स इंक्लूडिंग the alterations having the effect of conversion of private company into public और public company into private। ठीक है, सिंपल है। फिर provided company becomes public from the date special resolution is passed for the alteration of articles। ये कब की बात हो रही, जब प्राइवेट से पब्लिक हो रही, ये तब लगेगा जब प्राइवेट से पब्लिक हो रही, क्योंकि लिखा ही है कि जब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया उसी दिन से मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक हो चुकी है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर
पब्लिक कंपनी प्राइवेट तब तक नहीं होगी जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ रेजोल्यूशन की डेट से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया बट गवर्नमेंट का अभी तक के आपको परमिशन नहीं मिली है, तो ऐसे केसेस में ऑल्टरेशन नहीं हुआ ये माना जाएगा, ठीक है। वही पॉइंट है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी ऑल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक जब प्राइवेट होगी तो ऐसे केस में इट शैल नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ परमिशन लगती है जब पब्लिक से प्राइवेट होगी, प्राइवेट से पब्लिक के लिए नहीं बोला है। तो ये प्रोविजन किसको लग रहा है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को लग रहा है। तो पब्लिक कंपनी के लिए ये कंडीशन भी फॉलो करना है। ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर ये प्रोविजन अभी काम का नहीं है, ये वही है जो मैंने बताया, जो ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस पड़ी होगी ट्रिब्यूनल के पास, उसके लिए ऑर्डर ट्रिब्यूनल ही पास करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट होने के पहले, जैसे इस तारीख को अमेंडमेंट हुआ, तो इसके पहले की जो एप्लीकेशंस है वो ट्रिब्यूनल ही देखेगा, लेकिन इसके बाद की एप्लीकेशंस जो रहेगी वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो ये बताया, मीन्स इट विल नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अब आपको पता होगा रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, आपने टैक्सेशन में भी पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, फिर इमीडिएट इफेक्ट, ऐसे 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। कोई भी कानून बदलता है तो 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो आइदर इट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रेट्रोस्पेक्टिव और इमीडिएट, तो 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं कोई भी कानून में। जैसे कोई कोई चीज़ इमीडिएट इफेक्ट से लगा दी जाती है, जैसे खास तौर पे टैक्स लॉज में ऐसा होता है कि सरकार बोल रही है आज से ये पॉइंट लागू हो जाएगा, तो इमीडिएट इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव यानी आगे से, जैसे बजट आ रहा है तो बोल रहे हैं कि अगले साल से यानी 1 अप्रैल से ये लागू होगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव। और रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी डेट से, ठीक है, जो बैक डेट से ही लागू हो जाता है। तो उसमें ऐसे भी अमेंडमेंट होते हैं। कई केसेस आप ऐसे देखोगे जिसमें ऐसा होता है कि सरकार जब हार जाती है, कोर्ट में केस हुआ, सरकार हार गई और उन्होंने कानून बदल दिया, और कानून बदला कहाँ से, तो पुरानी डेट से। कोई कोई अमेंडमेंट इतने ज़्यादा पुरानी डेट से बदलते हैं कि जब कानून बना था वहाँ से बदल देते हैं। तो आप देखेंगे ये चीज़ें, यहाँ पे तो नहीं है, अब ये न्यू एक्ट है इसीलिए, बट आप ये खास तौर पे इनकम टैक्स वगैरह में आप देखेंगे, आपको सर बताएंगे कि इनकम टैक्स में ऐसे भी अमेंडमेंट्स होते हैं। जैसे आपको एक वोडाफोन का केस पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि अमेंडमेंट किया गया है 1961 से, जब कानून बना था तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंड किया। वोडाफोन का एक केस था जिसमें सरकार हार गई थी, और सरकार हार गई तो फिर सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कानून बदल दिया और रेट्रोस्पेक्टिव डेट से बदला और पूरा टैक्स लायबिलिटी रिकवर की गई। तो ऐसा भी होता है, तो करते हैं कुछ ना कुछ। तो 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको आज डाटा, समझो बहुत डाटा, पढ़ते पढ़ते नहीं कुछ नहीं आप, तो आपने आज से ही पढ़ना चालू कर दिया, ये हो गया इमीडिएट इफेक्ट। कुछ लोग बोलेंगे यार आज छोड़ो, अभी कल भी जाने दो, कल भी अपना, कल छुट्टी है क्या, नहीं अपनी नहीं है, पब्लिक हॉलीडे है बट अपनी नहीं होती, अपना महाराष्ट्र स्टेट में हॉलीडे होता है, पता है आपको, हाँ शिवाजी जयंती की, तो अपने को नहीं है लेकिन अपना सब चालू रहता। तो हाँ, तो आपने सोचे चलो कल छुट्टी परसों छुट्टी, अपन मंडे से पढ़ाई चालू करेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। किसी ने सोचा नहीं मैं अब पुराना भी पढ़ डालूंगा, सर ने बोले मेरे को बड़ा बुरा लगा, वो उठा और पूरा पढ़ डाला, 4 दिन पहले से पूरा पढ़ना चालू कर दिए, तो वो हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसने पूरा पढ़ डाला, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रकार के इफेक्ट होते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव एंड इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये यही बता रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये इमीडिएट इफेक्ट से था, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं था। जिस दिन ये कानून अप्लाई हुआ उस दिन से ये परमिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, उसके पहले की जो परमिशंस थी वो ट्रिब्यूनल ही निपटाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, वैसे ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये 2019 में चालू हुआ था, 31 जुलाई को, 31 जुलाई की डेट थी, बट आपको फिलहाल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द ट्रिब्यूनल, तो जो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है वो ट्रिब्यूनल ही डिस्पोज ऑफ करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट। फिर ऑल्टरेशन के बाद आप सब चीज़ की फाइलिंग करोगे विद इन 15 डेज। So every alteration of the articles under this section and a copy of order of central government approving the alteration shall be filed with the registrar together with a printed copy of the altered articles within a period of 15 days, ठीक है, in the prescribed manner
हु शैल रजिस्टर द सेम। फिर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी रजिस्टर्ड शैल बी वैलिड एज इफ इट वाज ओरिजिनली इन द आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल्स में चेंज किए गए मान लिया जाएगा वो ओरिजिनली थे। ठीक है, मीन्स आर्टिकल्स शुरू से बदल गए मान लिया जाएगा। इसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ये इसके लिए जो ट्रिब्यूनल की अप्रूवल है उसके लिए हमने बोला कि इमीडिएट इफेक्ट है, बट अमेंडमेंट मान लिया जाता शुरू से ही था। ठीक है, तो आर्टिकल्स में वो हमेशा से था। इनफैक्ट आप आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी देखोगे तो उसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो कि ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बदलाव किए गए वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ता है हर कॉपी में। तो ये अपन आगे और देखेंगे, तो सेक्शन 17 है, देखेंगे आगे। फिर ये आगे देखते हैं बाद में, पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कुछ समझ गया क्या? समझा कि नहीं? हाँ, कन्वर्जन की बात करता है। हाँ, 14 सिर्फ सेक्शन 18 में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि आप एक कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक कर सकते, बस इतना लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कैसे कर सकते? वो आर्टिकल्स ऑल्टर करके कर सकते। ठीक है, ओपीसी पे आते हैं। बहुत ही आसान, ओपीसी बहुत ही बकवास कंसेप्ट है। बकवास है ना, अच्छा है कंसेप्ट, बट अलग ही कंसेप्ट है। एक तो कंपनी बोल रहे हैं और वन पर्सन बोल रहे हैं। वन पर्सन कभी कंपनी हो ही नहीं सकती, बट होती है। कंपनी का क्या मतलब है? जब एक से ज़्यादा लोग हैं तब हम बोलते कंपनी है। तो कंपनी का मतलब ही एक से ज़्यादा लोग होना चाहिए। तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है? तो नाम से आपको समझ में आता है। डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन की है, वो सिर्फ इतना बोलती है जिसमें एक व्यक्ति एज अ मेंबर एक कंपनी बना लेता है। तो ये जो व्यक्ति है ये सब्सक्राइबर हो गया या मेंबर हो गया, और ये जो कंपनी है इसको हम बोलेंगे वन पर्सन कंपनी, क्योंकि अकेले व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पे मेंबर कितने रहेंगे? सिर्फ एक। ठीक है, बट जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेंबर है ये अगर मर गया तो, क्योंकि हमने देखा है कि कंपनी तो अमर होना चाहिए, पर अगर मैंने ओपीसी बनाया और मेरी डेथ हो गई तो कंपनी तो चलती रहना चाहिए। इसीलिए कंपलसरी रहता है एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करो, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी। पता होगा आपको, ये पता है कि नहीं? तो नॉमिनी एक रहेगा। नॉमिनी से आपको कंसेंट लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आप नॉमिनी किसी को भी अपॉइंट कर दो, उससे पूछना पड़ता है भाई तू तैयार है कि नहीं। तो उससे एक रिटर्न कंसेंट ली जाती है। और जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कंसेंट भी फाइल करना पड़ता है। ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूँ। ठीक है, अब ये जो नॉमिनी और मेंबर है ये दोनों के लिए कुछ खास बातें दी गई है। याद है किसी को? ये दोनों ही क्या होंगे? हाँ, पहले तो इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन। सबसे पहले नेचुरल पर्सन होंगे, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकते। तो ध्यान रखो, छोटे मोटे पॉइंट है बट एमसीक्यू में कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपको बोला जाएगा कि क्या एक कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड, वो ओपीसी बना सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी कंपनी मेंबर हो सकती है बट ओपीसी में कभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ओपीसी में मेंबर होने के लिए नेचुरल पर्सन होना अनिवार्य है। दूसरा, इंडियन सिटीजन। तो इंडिया का कैलकुलेटर होना चाहिए। सिटीजन कैलकुलेटर होता है। फिर रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट की डेफिनेशन थी, है ना, 182 डेज भारत में मौजूद होना चाहिए। पहले वहाँ लिखा था पिछले कैलेंडर ईयर में, फिर चेंज होके किया फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और अभी और बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। रूल्स बदलने वाले हैं, ये रूल्स में दिया है सब। तो रूल्स बदलने वाले हैं और इसको और आसान करने के लिए, ताकि अगर कोई बाहर रह रहा है
वो भी अगर आके ओपीसी बनाना चाहता है तो वो बना सके, इसीलिए इसको और कम किया जा रहा है। तो अभी इसको 120 डेज करने का प्रस्ताव है, जो कि अप्रैल से होगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। बुक में नहीं लिखा है ये, मैं बताऊंगा, वहाँ पे लिख लेना फिर, ठीक है। तो रेसिडेंट के लिए अभी के लिए तो यही लिखा है कि 182 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसा आपने पढ़ा है, आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे सेम, अभी एक ही लेवल पे ला लिया है वो। पहले अलग था, यहाँ पे 182 डेज इन अ कैलेंडर ईयर वर्ड यूज़ किया था, बट अभी फाइनेंशियल ईयर बोल दिया है। आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे वहाँ प्रीवियस ईयर वर्ड यूज़ किया है, बात वही है, ठीक है। बट वहाँ पे और भी एडिशनल कंडीशंस भी होती है, यहाँ पे सिंपल एक ही कंडीशन है, ठीक है, 182 डेज। तो 182 डेज का आपको ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम के टाइम तक 100% कम हो जाएंगे, 120 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम 120 आ जाएगा, अमेंडमेंट रहेगा, और अमेंडमेंट होने के कारण इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको एक केस स्टडी दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि एक व्यक्ति है, वो बाहर से आया, ये तारीख को एक तारीख दे देंगे, ये तारीख को बाहर से आया है और वो भारत में ओपीसी बनाना चाहता है, तो बना सकता है कि नहीं बना सकता। और वो जानबूझकर दिन इतना देंगे कि वो 120 से लेके 180 के बीच में आए। तो जिन लोग 180 182 के बीच में, तो जिन लोग 182 पढ़े रहेंगे वो लोग उसको गलत करके आएंगे। तो ऐसी गलतियां हो सकती है, तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट होने वाला है और 100% हो जाएगा। तो लिख के रखेंगे, अपन पुराना काटेंगे नहीं, बट वहाँ पे लिख के ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा है। और एक और पॉइंट था, ये लोग मेजर होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे, ध्यान है कुछ? ऐसा है, सिंपल। सो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स है। आप इसको फॉर्म कैसे करते हैं ओपीसी को? बिल्कुल सेम प्रकार से जैसे बाकी की कंपनी फॉर्म होती है, वैसे ही आप उसके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भरोगे, फाइलिंग करोगे, सब वैसा का वैसा ही होगा। सिर्फ फर्क क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपका रहेगा यहाँ, रिटर्न कंसेंट ऑफ द नॉमिनी। अब कल चल के समझो इसको नॉमिनी बदलना है, समझो इसने अपने लड़के को नॉमिनी बनाया था और बाद में लड़के ने इसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर लिया, होता है कभी कभी ऐसा। और पिताजी चाहते हैं कि अब मैं अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दूं, तो ये भी एक प्रकार की जायदाद है, तो वो इसको निकालना चाहते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। लेकिन क्या मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा? क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा होता है, तो आंसर इज नो। पढ़े थे क्या ये आपने? अच्छा, ये फाउंडेशन में था? अच्छा, मेरे को याद नहीं, ये नहीं था वैसे, मैंने पढ़ा दिया होगा लेकिन था नहीं है फाउंडेशन में, था क्या? अच्छा, हाँ, मैंने जोक भी मारा होगा फिर आपको, मैंने ये भी जोक मारा होगा, कभी ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि उसके पिताजी ने भाग के शादी कर ली है तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर बेटा अपने पिताजी से पूरे रिश्ते तोड़ना चाहता है कि नहीं रहना है मुझे नॉमिनी आपकी कंपनी में, तो क्या वो ये कर सकता है? द आंसर इज यस, वो भी कर सकता है, ठीक है। तो नॉमिनी बदला जा सकता है, या तो मेंबर इसको बदल दे या नॉमिनी खुद हट जाए, तो दोनों किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉमिनी बदल सकते हैं। अब ओपीसी क्या काम नहीं कर सकती, याद है कुछ? हाँ हाँ हाँ, याद है आपको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये नहीं कर सकती। और क्या नहीं कर सकती? हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बन सकती वो, तो सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। ये दो चीज़ नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना। ना ही ये आप बना सकते हैं, ना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक कोई व्यक्ति है, जैसे मैं एक एग्जांपल जनरली देता हूँ हनी सिंह का। हनी सिंह है, बहुत अच्छे गाने गाता है, उसने एक ओपीसी बनाया, बाद में फिर वो थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया और वो भगवान के गाने गाने लग गया, और वो सोचता है कि मैं अपनी ये कंपनी ओपीसी को कन्वर्ट कर लूँ एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में, तो क्या वो कर सकेगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो बना सकते हो आप सेक्शन 8 में, ना उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है। अब क्या आप इसको किसी अन्य प्रकार की कंपनी में कन्वर्ट कर सकते थे? तो यस, कब कर सकते थे? 2 साल के बाद। ये मैंने बोला था छोड़ दिए तो चलेगा फाउंडेशन में, क्योंकि कन्वर्जन आपको नहीं है, तो 2 साल के बाद कर सकते थे, या तो
हाँ टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर या पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर हो गया तो ये भी बदलने वाला है। तो हाँ ये बदल ही गया, ये हट चुका है एक्चुअली, यानी 2021 से 1 अप्रैल 2021 से बदल जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में ये नहीं रहेगा, अभी है, अभी आपको दिखेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। तो ये मे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मे एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो जो भी आपके मे वाले दोस्त हैं उनको बता देना कि ये कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एक कंपनी ओपीसी है, वो ओपीसी का टर्नओवर इतना जा रहा है तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मे एग्ज़ाम में आए, क्योंकि उसके बाद उसको पूछने का चांस ही नहीं है, हट जाएगा वो। तो वो हट गया क्योंकि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कर रहे हैं कि ओपीसी को कन्वर्ट करना है तो क्यों 2 साल तक रुकें, तो थोड़ा आसान हो जाए, इजीली आप कन्वर्ट कर सको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हटा देंगे अभी, ठीक है। सो अभी लेकिन रूल यही है एट प्रेजेंट कि ये कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू एनी अदर टाइप अप टू 2 इयर्स, जब तक के 2 साल नहीं होते, और या तो उसका टर्नओवर जो है ये आप 2 करोड़ के ऊपर ले जाएं, 2 करोड़ नहीं चलेगा, 2 करोड़ के ऊपर, तो वो आपके हाथ में नहीं होता, टर्नओवर तो अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो टीओ यानी टर्नओवर, या तो आप उसका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल बोला है, ऑथराइज नहीं, आप 50 लाख के ऊपर ले जाएं तो कन्वर्ट हो सकती है। बट फिर बता दूं ये बदलने वाला है, वो बदल गया, बदल जाएगा, बदलेगा 100%, आपके एग्ज़ाम में ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या ये कन्वर्ट हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते रहेंगे, हो सकता है ऐसा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मे में नहीं आया तो आपके एग्ज़ाम में चांस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा होगा, हाँ। तो ये हटने वाला है अभी। इसके अलावा एक पॉइंट और पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, याद है किसी को? एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बना सकता है, एक जगह मेंबर रहेगा, एक जगह नॉमिनी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वैसे ही है, यहाँ 180 डेज है, 182 की जगह 180 करेंगे अभी अपन, ठीक है, वो भी लिखा है। जैसे एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक कंपनी बनाया एक्स प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। अब एक्स ने बनाया तो एक्स विल बी द मेंबर, यहाँ पे मेंबर कौन है, मेंबर है मिस्टर एक्स, एक्स यानी जो चली गई, ठीक है। और एक वाई प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी ओपीसी है, ये मिस्टर वाई ने बनाए हैं, क्यों बनाए पता नहीं, उनसे पूछो वाई मिस्टर वाई तो बताएंगे, बस ऐसे ही वाई ने बनाए, तो वाई ने ओपीसी बनाए, वहाँ वाई मेंबर है। और नॉमिनी समझो, एक्स प्राइवेट लिमिटेड में वाई है, कोई और भी हो सकता है, और यहाँ पे एक्स है। अब क्या होगा, समझो वाई की डेथ हो गई, वाई घचक गया, घचक जाना मीन्स स्वर्ग सिधार जाना, तो घचक गया, डेथ हो गई, तो इसकी जगह एक्स आएगा, 2 जगह मेंबर होगा। तो आपको 180 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है कि क्या वो मेंबर रहना चाहता है ये कंपनी में, या ये कंपनी में किस में रहना चाहता है और किस में छोड़ देना चाहता है, ठीक है। तो एक जगह रहेगा, दूसरी जगह वो छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसा है। सिंपल से पॉइंट्स है, एक बार इतना देख लेते हैं, याद होगा ना ये सब आपको, ये सब रिवीजन है आपके लिए, रिवाइज कर रहे हैं अपन, याद आ रहा कि नहीं, पढ़ा पढ़ा लग रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, अच्छा चलो ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए अच्छे पॉइंट्स है, और सादे क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, तो सादे क्वेश्चन ऐसे केस स्टडी के रूप के भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले नहीं आते थे ओपीसी पे, बट जब से न्यू कोर्स आया है थोड़े बहुत इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही है, ठीक है, भले 1 मार्क को आए 2 मार्क को आए, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप लोग पास हो जाएं, अच्छा है ना इंस्टीट्यूट। 1 पर्सन कंपनी, चलो जल्दी जल्दी, मैं पूरा रीड नहीं करता, सिंपल है, 1 पर्सन कंपनी,
बनाई जा सकती है बाय वन पर्सन ओनली बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 3(1)(c) के हिसाब से। सेक्शन 3 मीन्स काइंड्स ऑफ कंपनी। याद आ रहा है? अब भी पढ़े थे 2 दिन पहले, ये देखो बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था। ये सेक्शन 3, ये सेक्शन 3(1), ये सी 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 3(1)(c), याद है ना? अभी पढ़े थे। कितना आसान, बहुत आसान। हाँ, ओपीसी की डेफिनेशन एक लाइन की है, बकवास सी डेफिनेशन। ओपीसी मीन्स एक कंपनी जिसमें एक व्यक्ति मेंबर है। ठीक है तो है। प्रोवाइडेड ओपीसी के मेमोरेंडम में एक और व्यक्ति का नाम रहेगा जिसको हम बोलेंगे नॉमिनी, जो कि डेथ के केस में अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है या इनकैपेसिटी होती है तो वो इसमें मेंबर बन जाएगा। एंड उसकी रिटर्न कंसेंट आपको लेना है, ये भी फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। फिर वो पर्सन अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है अगर वो चाहे तो। अगर मेंबर चाहे तो वो इसका नाम हटा सकता है, दूसरे किसी को अपॉइंट कर सकता है। फिर जब भी ये बदला जाएगा तो रजिस्ट्रार को बताना है, ये एक सिंपल सा पॉइंट है, तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। फिर इसको ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा था नाम, हमने इसको बदल दिया तो भी ये ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं है। ठीक है, फिर रूल्स के हिसाब से और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, पता है आपको, एंड शैल बी दी नॉमिनी। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है 182 दिन इन 1 फाइनेंशियल ईयर, जो बदल के होने वाला है 120 दिन, अमेंडमेंट होने वाला है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे काटो मत, मैंने काट दिया बट हाँ ये बदलने वाला है। फिर नेचुरल पर्सन जो भी ओपीसी में मेंबर है वो एक से ज़्यादा ओपीसी में नहीं हो सकता मेंबर एट एनी टाइम। वैसे ही वो नॉमिनी भी नहीं हो सकता एक से ज़्यादा में, लेकिन अगर एक जगह वो नॉमिनी था और दूसरी जगह मेंबर था और वो दोनों जगह मेंबर हो जाता है क्योंकि एक जगह डेथ हो गई मेंबर की, तो दोनों जगह अगर मेंबर बन जाता है तो ऐसे केस में उसको 180 डेज में, ये चेंज कर लो, 182 नहीं है ये 180 है, ये बदलते रहते हैं, ये 180 डेज है। ठीक है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये गलती है, गलती हो गई थी, ये बदलना था, ये मेरी गलती है। ठीक है, तो गलती हुई तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सीधा हूँ, तो गलती है ये। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे इसको, अमेंडमेंट ऊपर का है, ये 120 जो है अमेंडमेंट है जो होने का है। ठीक है, बट हम आगे पढ़ते हैं पहले। ठीक है, फिर माइनर नहीं होना चाहिए, सिंपल। सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती, एंड कन्वर्ट नहीं हो सकती इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी अनलेस जब तक 2 साल नहीं होते, या फिर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं होता, या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर नहीं होता। पर ये भी बदल जाएगा, तो ये हटने वाला है, सिंपल। एक ये पॉइंट आगे पढ़ेंगे हम, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा शायद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन बदली गई है, जिसमें पहले सिर्फ P&L और बैलेंस शीट आती थी पुराने एक्ट में, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। पर जब हम अब ओपीसी की बात करेंगे तो ओपीसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और है जो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। ठीक है, बस सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट, कुछ भी शक सवाल। अब आदत हो गई होगी आपको बैठने की, हो गए ना 3-4 दिन, शुरू में नहीं हो रही थी, तो अजीब अजीब लगता था यार कब घर जाएंगे, तो अभी आदत हो गई होगी, अब याद भी नहीं आता होगा घर जाना है, एकदम आखिरी आखिरी में लगता होगा यार 5 मिनट कब जाएंगे, ऐसा लगता होगा, बट बाकी अब नहीं लगता होगा, आदत हो जाती होता है। ठीक है, चलो, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, सिंपल से पॉइंट्स है, ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, भूल भी गए तो चलता, कोई काम के नहीं है ये वाले पॉइंट्स। प्राइवेट कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये बचपन में पूछे जाते हैं, अभी नहीं पूछते ये सब क्वेश्चन। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। फॉर्मेशन इजी टू फॉर्म होता है, 2 ही लोग लगते हैं क्योंकि
फिर लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, आसान तरीके से फॉर्म हो जाती है। अभी इनफैक्ट मैं एक कंपनी फॉर्मेशन कर ही रहा हूँ, बट मैं भूल गया, नहीं तो मैं आज डीएससी ला लिया होता तो यहीं करके बताया होता। और कल तक रुक नहीं सकता, मेरे को आज के आज वो करना है, नहीं तो कल दिखाया रहता। तो उसकी डेट होती है, 20 दिन बाद ख़त्म हो जाता वो। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो नहीं तो करके बताए रहते। वैसे एक दिन का काम नहीं होता है, बोलते हैं एक दिन में हो जाता है, लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें देखना पड़ता है आपको। तो कभी सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म थोड़ा ज़्यादा केबी का हो गया तो उसके कारण रिजेक्ट होता, फिर वो दिमाग ख़राब करने वाला काम है एकदम। तो हाँ, एकदम ही बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं, अपने आर्टिकल्स को ही दे देते, ले रे तू कर। बट वो रिस्की होता है, क्योंकि इसमें गलती हुई तो सीए लोगों को भी नोटिस आते, ऐसा होता है, नोटिस आ जाता कि तुमने ऐसा कैसा फॉर्म फिल कर दिए, ऐसा होता है। ठीक है, सीए लोग भी जिम्मेदार होते हैं अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो। सेक्शन 7 में दिया हुआ है, पढ़ेंगे अपन। सेक्शन 7 में पेनल्टीज़ है, जो कि आपको मैंने स्किप करने बोला था फाउंडेशन लेवल पे, याद होगा आपको। सेक्शन 7, 5, 6 और 7, सब सेक्शन 5, 6 और 7 पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ऐसा मत देखो सर था क्या, हाँ था, तो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाँ, मीटिंग मीटिंग में कोरम के लिए, कोरम होता है, कोरम का मतलब है मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है डिसीजन लेने के लिए। जैसे समझो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं, और सिर्फ 2 जन बैठ के डिसाइड कर ले रहे सब, तो ऐसा चलेगा क्या? तो नहीं, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे समझो अपन गोवा जाने का प्लान बना रहे, तो कम से कम इतने सारे लोग हैं तो 10 लोग मिलके तो प्लान करेंगे, तो उसको कोरम बोलते हैं कि कम से कम इतने लोग आएंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं मीटिंग को चालू करने के लिए, उसको कोरम बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में 2 का कोरम सफिशिएंट होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में अलग अलग लिमिट है, बट प्राइवेट कंपनी में 2 हो गए तो सफिशिएंट है। तो वही दिया है, कोरम के लिए सिर्फ 2 जन रहे तो भी प्राइवेट कंपनी मीटिंग चालू कर सकती है। ये हम देखेंगे जब हम मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बिजनेस, ये डायरेक्टली बिजनेस चालू कर सकती है विदाउट फाइलिंग अ प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तब फाइल करते हैं जब पब्लिक से पैसा लेना है। तो क्योंकि पब्लिक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ही नहीं ले सकती, तो उसको कभी प्रॉस्पेक्टस फाइल नहीं करना है, डायरेक्टली वो बिजनेस चालू करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम के नहीं है आपके लिए, क्योंकि डायरेक्टर्स वाला चैप्टर भी आपको नहीं है। मिनिमम 2 डायरेक्टर लगते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 लगते हैं। डायरेक्टर को कितना भी रेम्यूनरेशन बांट सकते हो आप, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फिर डायरेक्टर्स जो इंटरेस्टेड है वो वोट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर हूं तो मुझे वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। जैसे कोई डिसीजन ले रहे हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदना कि नहीं खरीदना, कंपनी डिसाइड कर रही, वो प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं उस पर वोट नहीं कर सकता कि खरीदना है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। डायरेक्टर नीड नॉट रिटायर बाय रोटेशन, ये आपको फिलहाल नहीं समझेगा। रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको रिटायर होना पड़ता है, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स जो होते हैं, तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, बट ये आपको फाइनल लेवल पे पूरा पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट अप्लाई। इंटर कॉर्पोरेट लोन मीन्स एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को लोन देती है, इसको हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट, ठीक है। तो इंटर का मतलब ही होता है जब एक दूसरे को, जैसे इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो इंटर कंपनी मीन्स एक कंपनी से दूसरे कंपनी को, ठीक है। जैसे इंटर कास्ट मीन्स एक कास्ट से दूसरे कास्ट में, ये भी होता है ना। तो इंटर का मतलब बाहर, इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है। तो ये भी आपको इस साल नहीं है, ये भी सीए फाइनल लेवल पे आपको पढ़ना है। फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कैन वोट इवन इन बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग की बात हो रही, यहाँ बोर्ड मीटिंग की, कोई खास काम की नहीं है चीज़ें, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। शेयर इशू, इट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर एंड रिजेक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सिंपल है। और मिसलिनियस, इनको ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है फॉर परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स। ये दोनों पॉइंट आगे आएंगे, आएंगे दोनों आएंगे, देखेंगे अपन। तो ये ऑडिट कमेटी भी पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत, वैसे ऑडिट कमेटी थोड़ा सा ही है आपको, और ये इम्पॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन नंबर 67 में। टाइम है, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। अगर एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी गलती से पब्लिक हो जाती है, लाइक सब्सिडरी बन गई, या फिर वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो फॉलो करना भूल गई, तो उसको ये सब जो प्रिविलेजेस है ऊपर दिए गए
ये सब प्रिविलेजेस उसके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3A। तो सेक्शन 3A ये पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है, बताया था मैंने आपको बचपन में। ये ऐसा नहीं है कि सेक्शन 3 क्लॉज ए या सब सेक्शन ए, ये पूरा एक सेक्शन है। तो 3A अलग नहीं है, पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है वो। ऐसे सेक्शन तब आते हैं जब अमेंडमेंट के द्वारा डाले गए, क्योंकि 3 के बाद 4 आ चुका था, लेकिन हम भूल गए थे 3 के बाद कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखना। तो इसके लिए हम बीच में 3A नाम से एक सेक्शन डालते हैं। तो ये जो सेक्शन 3A है, ये क्या बता रहा है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम संख्या हो गई तो क्या होगा। पुराने कंपनीज एक्ट में लिखा था, पुराना कंपनीज एक्ट जो था 1956 का, उसमें बताया गया था कि अगर मिनिमम नंबर से कम हो गए, जैसे 7 लोग चाहिए पब्लिक कंपनी में, और कम हो गए तो क्या होगा। लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट में उन्होंने जब ये एक्ट बनाया तो ये लिखना भूल गए। बाद में याद आया, अरे भूल गए, तो उन्होंने 3A बीच में डाल दिया। तो अपनी एग्जाम में ऐसा रहा तो कितना अच्छा रहेगा, कुछ भूल गए बाद में बीच में लिख दिए तो नहीं होता। लेकिन हाँ हाँ हाँ, सो आप लोग को आना जाना है तो आप आ जा सकते हैं बीच में, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बस आए जा रहे घूम रहे इधर से उधर। तो हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो आप जा सकते हैं। जैसे कई बार होते हैं कि लोग आए फिर कुंडी खड़का रहे, तो कुंडी उंडी खड़काने की जरूरत नहीं, सीधे अंदर आ जाओ, है ना। तो सीधे सीधे अंदर आ सकते हैं आप लोग। वैसे ही बाहर जाना है तो डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं आप। तो ऐसा एक बार बोल दिए बस, दैट विल बी सफिशिएंट कि सर मेरे को बीच में जाना है, तो आप जा सकते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो गई संख्या। सिंपल सा रूल है, 7 लोग चाहिए हमको एक पब्लिक कंपनी में, 7 मेंबर्स थे, पर इस तारीख को 2 मेंबर्स की डेथ हो गई। तो 2 मेंबर्स थे हमारी कंपनी के, कैटरीना और दीपिका, ये दोनों की डेथ हो गई, गए ये बेचारे, मर गए। ठीक है, अच्छा नहीं लगता, मर गए, गचक गए। तो 2 जन कम हो गए, अब बचे 5 मेंबर्स। हमने क्या करना चाहिए, फिर से हमने 7 तक ला लेना चाहिए। देखो, अगर ऑलरेडी हमने नॉमिनी रखा है तो दिक्कत ही नहीं जाती, वो अपने आप शेयर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं उनके लीगल हेयर्स के नाम से। पर ये तकलीफ तब होती जब नॉमिनेशन नहीं किए थे उन्होंने। तो कई बार होता है नॉमिनी नहीं बनाते, बैंक में भी होता है कई बार। मैंने एफडी खोला, अगर मैंने ऑलरेडी नॉमिनी बनाया हूँ तो पैसा उसको मिलेगा मेरे डेथ के बाद। बट अगर मैंने नॉमिनी नहीं बनाया तो ऐसे केस में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे फिर यहाँ भी वैसे ही है, अगर नॉमिनी नहीं बनाया तो फिर यहाँ दिक्कत होगी, तो फिर आपको 2 नए मेंबर्स ढूंढना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि नॉमिनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बनाया था, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये दोनों ने मेरे को नॉमिनी बना दिए थे, जबकि मैं ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ, तो मेरे को ही नॉमिनी बनाए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो गए, क्योंकि 2 की डेथ हो गई। शेयर्स हैं बट वो मेरे नाम से आ गए। तो ऐसे केस में हमको और 2 शेयर होल्डर्स ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमको टाइम दिया गया है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स में हम लोग इनको ढूंढेंगे और फिर से शेयर होल्डर्स का नंबर, मेंबर्स का नंबर 7 तक के ले जाएंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसके बाद सबकी लायबिलिटी जो रहेगी ये इंडिविजुअल हो जाएगी, पर्सनल हो जाएगी, पर्सनल लायबिलिटी। इसके बाद यहाँ तक तो आपको टाइम ही दिया है, तो इसके बाद ही तो ऐसा है, सिंपल है। कैसी कैसी आवाज़ें आ रही, ठीक है। हाँ, अपने क्लास वाले ऐसे इतने शैतान नहीं है, लेकिन नहीं तो क्लास में भी लोग आवाज़ें करते थे। खैर पकड़ लेते आजकल हम लोग, आजकल। हाँ, पहले कोई कोई छोटी बैच जो रहती ना, छोटे बच्चों वाली बैच, उसमें कार्डियाल बच्चे बहुत आते हैं। तो अपन तो बड़े हो जाते हैं, अपन उतनी कार्डिया नहीं करते, बट जो छोटे बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा कार्डियाल रहते हो, ये सीपीटी फाउंडेशन वाउंडेशन वाले, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग भी जब सीपीटी में थे, मैं तो सीधा बच्चा हूँ हमेशा से, लेकिन हाँ एक्चुअल में हमारी बैच में ये जो कैमरे लगे ना, कैमरा नहीं है, अरे तो ये जो कैमरे लगे थे, तो ये कैमरे लगाने के पीछे हमारी बैच ही जिम्मेदार थी वो ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे। आज से बहुत साल हो गए, अब याद भी नहीं, बट इतने पुराने साल में 2005
5 में मेरे ख्याल से, तो तब पहली बार कैमरा लगाए गए थे, क्योंकि किसी ने क्या किया था, एक राठी सर थे उस टाइम पे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बहुत पहले की बात है। तो किसी ने क्या किया था, यहाँ पे पटाखा बांध के रखा था अगरबत्ती में, लड़ जो रहती ना वो लड़ बांध के रखा था और अगरबत्ती में डाल के, तो वो किया था उसने, और फिर वो धाड़ 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 फूटते गए बीच क्लास में। तो पता लगा फिर बाद में, तो लगाए गए थे, ऐसा होता है, खैर ठीक है। अब खैर पता लग जाता, अभी लोग घूमते रहते हैं तो कोई ना कोई देख लेता। उस टाइम हम लोग में यूनिटी भी बहुत होती थी, तो पता रहता था किसने किया, लेकिन कोई बताता नहीं था, ऐसा होता था। आजकल तो कुछ कुछ शाइने लोग रहते हैं, अरे ये इसने किया सर, ये ऐसे लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं ऐसे, उस टाइम भी होते थे ऐसे, बट ठीक है, उनको फिर निपटाना पड़ता था। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते। तो देखो, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस, देखो पूरा इतना बड़ा एक सेक्शन है, तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, ये पूरा एक सेक्शन है, तो इतने बड़े जो 7 लाइन दिख रही है, एक ही सेंटेंस है पूरा, तोड़ के पढ़ो। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड in case of public company below 7 and in case of private company below 2. So simple, if at any time the number of members is reduced below the minimum, ठीक है, तो सिंपल इसका मतलब है मिनिमम। एंड द कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, 6 महीने के आगे भी बिजनेस वैसे ही चला लिया, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during that time, so during that time that it so carries on business after those 6 months, इसके बाद की बात हो रही है, and is cognizant of the fact, cognizant यानी वो जानकार है, उसको पता है, is aware of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time and may be severally sued therefore, means वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे सब लोग जिनको पता है। अब जैसे मैं हूँ, समझो हम लोग 7 लोग मेंबर थे, इसमें से मैं यहाँ रहता ही नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, समझो सिंगापुर में रहता मैं, अब मैं यहाँ आता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं 2 जन मर गए और कंपनी में ऐसे कम हो गए मेंबर्स और बिजनेस चल रहा है, तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, क्योंकि वर्ड स्पेसिफिकली बोल रहे हैं हु इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, जिसको पता है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि मुझे तो नहीं पता था, तो ऐसे केस में मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, ठीक है। तो वही बताया कि हु इज कॉग्निजेंट ही शैल बी लायबल, जब उसको पता है कि हम लोग कम हो चुके हैं फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो सिंपल टर्म्स में आप यहाँ पे मेंबर्स बढ़ा लो, अगर नहीं बढ़ाओगे तो पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, तो सिंपल है। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के पढ़ो तो समझ जाता है, ठीक है। तो आपको बाद में ये बड़ा अच्छा लगने लगेगा ऐसे सेंटेंस वगैरह पढ़ना, फिर ऐसा लगेगा लॉइच पढ़ते रहो दिन भर, ऐसी गलती मत करना। हाँ गलती हो जाती है, कई बार होता है ना, हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ रहे हैं, तो सीए एग्जाम में ऐसा नहीं चलता, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि लॉ है छोटा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है, बड़ा है। तो कई बार हमको लगता है अरे थ्योरी है, बुक देख के लगता है छोटा सब्जेक्ट है, बुक छोटी है ना, अच्छा बड़ी है क्या, नहीं फिर भी बुक देख के ऐसा लगता है यार इसमें सॉल्व तो नहीं करना ना, सिर्फ रीड करना है, तो अपने को लगता है छोटा सब्जेक्ट है, जिसमें सॉल्व करना है उसमें टाइम ज़्यादा देते हैं अपन, तो ऐसा नहीं करना, इसको भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। भले ही मैंने आपको बताया हो कि इसको कम टाइम भी दिए तो चलता है, आधा घंटा रोज़ का टाइम दो, बोलने को बहुत आसान लग रहा है, अच्छा आधे घंटे, लेकिन बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि आप कॉस्टिंग और अकाउंट्स में ही पूरा टाइम ख़त्म कर देते, ये होता है, और ये कोई इसमें गलत नहीं है, बट ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है। और फिर संडेज़ को छुट्टी है, तो उस टाइम पे फिर आप ये कवर कर सकते हैं, अगर कुछ छूट गया तो, बैकलॉग रह गया तो, पर बैकलॉग नहीं रहने दो, ये ट्राई करो, ठीक है। तो बाकी बस ये 3-4 महीने 6 महीने की बात होती है पढ़ने की, उसके बाद फिर अगली एग्ज़ाम डायरेक्टली, अगर आप बोथ ग्रुप निकल ही जाते हैं तो फिर अगली एग्ज़ाम डायरेक्टली 3 साल बाद आने वाली है, 2.5 साल बाद, तो फाइनल की एग्ज़ाम 2.5 साल के आर्टिकलशिप के बाद आएगी, तो बहुत टाइम मिलता है फिर। तो अभी बस ये पढ़ लो, अच्छे से पास हो जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। और अगर नहीं हुए या एक ग्रुप हुआ तो फिर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, हर 6 महीने में एग्ज़ाम आएगी फिर, तो आप डिसाइड कर सकते हैं हमको क्या करना है। तो सब लोग यही बोलेंगे ना कि हमको अभी पूरा पढ़ के पास होना है, तो पढ़ डालो, आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
कभी भी ऐसा लगे ना डिफ़िकल्ट है तो सोचना कि अगर शशांक शर्मा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो हाँ, मैं एक्चुअल में एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं हमेशा से वही बोलता हूँ। तो अगर मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर ही सकते हैं आसानी से, तो हो जाएगा, कर डालो, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, और फिर ये पढ़ डालेंगे, ये पढ़ डालेंगे, ये पढ़ डालेंगे, ये और फिर छुट्टी। चलो इतना तो देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? जो चीज़ फाउंडेशन में नहीं समझी होगी वो समझ रही है अब? होगी ना, ऐसी कुछ तो चीज़ होगी जो नहीं समझी थी, होगी ना कुछ, कि नहीं सब समझ गया था? अच्छा, होशियार हो आप लोग। जिन लोग मेरे से नहीं पढ़े उनको समझ रहा कि नहीं? ऐसा स्पीड तो नहीं हो रही? बहुत कम लोग होंगे वैसे। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं? अच्छा है फिर भी, चलो ठीक है। तो 10-12 लोग हैं, तो 5% लोग बोल सकते हैं, 5-7%, बट फिर भी समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऊपर ऊपर हो गया ऐसा लग रहा? नहीं हो रहा ना ऐसा? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। सिंपल, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। तो ये क्या होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स तो आपको पता है, जिसमें शेयर कैपिटल होगा, सब लोग थोड़े थोड़े शेयर्स लेते हैं और जितना अमाउंट देना है उतना पैसा वो पे करते हैं। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर्स के जितने अनपेड अमाउंट है उतनी लाइबिलिटी रहेगी। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कंपनी है। 95% ऑफ द कंपनीज जो होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम में। टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो रिस्पेक्ट के साथ वो लोग होल्ड कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली नहीं, तो रिस्पेक्टिवली यानी जिसने जितना लिया उतने की उसकी जिम्मेदारी। तो मेमोरेंडम में लिखा होता है, यमओए में, उसमें होता है ना लाइबिलिटी क्लॉज, याद है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, जब बिल्ली चाय लेके आती, लाइबिलिटी। ठीक है, ज़्यादा हो गया, ठीक है ठीक, होता है, चलो ठीक है। तो लाइबिलिटी क्लॉज होता है उसमें, कैपिटल क्लॉज होता है, तो उसमें लिखा होता है कि लाइबिलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स, that is his personal property cannot be undertaken to meet the company's total debt. The memorandum of association mentions whether the liability of members is limited or not. In these companies there is a share capital divided into shares of fixed amount. Simple है, जैसे 10 रुपए के, समझो मैंने 1000 शेयर्स होल्ड किया हूँ तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी हो जाती है 10,000 की। अगर मैंने इसमें 6 रुपया ऑलरेडी पे कर चुका हूँ तो मेरी लाइबिलिटी बची सिर्फ 4 रुपये की, यानी 4,000 की। कितना मुश्किल, मैथ्स आ गया तो मुश्किल हो जाता है, होता है, ठीक है। फिर द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल अमाउंट, यानी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। Thus, if a person buys 100 shares of rupees 10 each, his maximum liability is to the extent of 1000. तो 100 इंटू 10, अगर उसमें से 6 रुपये पे कर चुका है तो 4 रुपये बचा, यानी 400 रुपये। सिंपल। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी, तो 95%, इनफैक्ट और ज़्यादा 98% कंपनीज जो होंगी वो इसी प्रकार की होगी। फिर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी यानी दूसरे की आंटी, अपनी आंटी। ठीक है, गारंटी, तो गारंटी, सो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसमें गारंटी दी गई। जैसे कि हमने 3 जन ने मिलकर कंपनी बनाए, मैं हूँ, कैटरीना है, दीपिका है, हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाए। हम लोगों ने बोले हम चैरिटी करने के लिए बना रहे हैं, तो चैरिटी के लिए अगर कंपनी बना रहे तो शुरुआत में पैसा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि लोग डोनेशन देंगे हमको और हम लोग फिर अच्छा काम करेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए करेंगे, या कोई बीमार है, बीमारों की सहायता करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए हमने कंपनी बनाए। अब क्योंकि शुरुआत में पैसा लग ही नहीं रहा तो हमने इसमें कैपिटल नहीं डाला। हमने बोला लेकिन अगर आगे चल के पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब कंपनी वाइंड अप होगी, तो वाइंडिंग अप के टाइम हम तीनों पैसा लाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया, समझो मैं 5 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, कैटरीना बोलती है मैं गरीब हूँ, मैं 2 साल की गारंटी 2 लाख की गारंटी दूंगी,
और दीपिका बोलती है मैं थोड़ी अमीर हूँ तो 3 लाख की गारंटी दूंगी। तो ऐसे केस में इनकी मैक्सिमम गारंटी तक की लायबिलिटी होती है फिर, ठीक है। तो ऐसे वीडियो भी हैं, मैं गरीब हूँ, एक वीडियो था ऐसा कुछ भी करते लोग। हाँ देखे होंगे आपने, बहुत ही भलता था वो मैं गरीब हूँ वाला, कुछ भी करते, चेहरा देख के गरीब लग रहा था वैसे वो चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इतना बोला है तो मैक्सिमम लायबिलिटी हमारी इतनी हो गई, यानी 10 लाख की लायबिलिटी हमारी हो जाती है, ठीक है। तो 10 लाख की मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी, इसके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो जब हम लोगों ने गारंटी दिया है तो यहाँ पे गारंटी तक की लिमिट होगी लायबिलिटी, बट ध्यान रखने वाली बात यह है ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाई जा सकती है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आप गारंटी का अमाउंट नहीं मंगा सकते, ठीक है। तो गारंटी डेफिनेशन बताइए, मीन्स अ कंपनी having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of the company being wound up। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी पैसा मंगाया जाएगा। इनको हम गारंटी बोलते हैं, इस अमाउंट को गारंटी बोलते हैं। फिर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेज डाउन, लेज एक चिप से वो नीचे गिरी हुई है, नहीं लेज डाउन बताता है द गारंटी अमाउंट, नो मेंबर इज लायबल टू पे मोर देन द अमाउंट विच ही हैज गारंटीड टू कंट्रीब्यूट। अब ये कंपनी दो प्रकार की हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जैसे हमको लगता है नहीं नहीं थोड़ा पैसा तो लगेगा, शुरुआत में कुछ रजिस्ट्रेशंस करना है, छोटा मोटा एक ऑफिस डालना है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा तो लगेगा। तो हम लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी बट इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ऐसे केसेस में फिर दोनों चीज़ होगी। समझो हम लोगों ने गारंटी दिए थे 5 लाख की, 3 लाख की और 2 लाख की, साथ में हम लोगों ने शेयर्स की भी अमाउंट डाले हैं, यानी शेयर्स भी खरीदे हैं। समझो 1 लाख का तीनों ने शेयर्स लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो शेयर्स का अमाउंट है ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मंगाया जा सकता है, बट जो गारंटी का अमाउंट है ये सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगाया जाएगा, ठीक है। तो शेयर्स भी होंगे जैसे नॉर्मल केस में शेयर्स होते हैं, और साथ साथ में गारंटी भी होगी, ठीक है। सो दीज कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ अ गारंटी कंपनी विथ अ शेयर कैपिटल, the members are required to purchase the shares of a fixed amount and also give a guarantee for a further sum in the event of winding up। तो गारंटी का अमाउंट वाइंडिंग अप पे ही लाया जाएगा। जनरली गारंटी कंपनीज आर फॉर्म फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पजेस सच एज प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड डू नॉट एम फॉर प्रॉफिट। जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स क्लब आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड एज गारंटी कंपनीज, ठीक है। तो सिंपल। फिर कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बकवास है, कौन बनाएंगे? कोई नहीं, क्यों बनाएंगे हम? तो देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जो है ना, ये फिर भी पार्टनरशिप से अलग है। आपको ऐसा दिख रहा होगा पार्टनरशिप जैसे ही है, एक फ़र्क होता है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मीन्स जब वाइंड अप होगा तो हम सब अनलिमिटेड एक्सटेंट तक पैसा लाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही लाना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप होती है तो उसमें वाइंडिंग अप पे नहीं लाना पड़ता। अगर चालू भी है पार्टनरशिप तो भी हम लोग पर्सनली लायबल है। यहाँ पे जब तक कंपनी चालू है तब तक तो लिमिटेड ही लायबिलिटी रहेगी, जब वाइंड अप होगा तब अनलिमिटेड रहेगी। तो इसीलिए जो लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट है ना वो भी खत्म नहीं होता, वो भी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक में है। लेकिन जब वाइंडिंग अप होगी तब फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। तो हल्का सा फर्क है, इस पर ध्यान नहीं जाता जनरली, बट अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप और इसमें भी फर्क है। देखने को लग रहा है पार्टनरशिप जैसा ही तो है, लेकिन पार्टनरशिप में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी पैसा मंगाया जा सकता है। जैसे अगर हमारी कंपनी नुकसान कर रही है, हमारी फर्म नुकसान कर रही है, पार्टनरशिप फर्म, तो हम लोग को अभी भी घर से पैसा लाना पड़ सकता है, पर कंपनी के केस में सिर्फ वाइंडिंग अप पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है एन अनलिमिटेड कंपनी। ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको एडिशनल नॉलेज। An unlimited company is defined as a company not having any limit on its liability, on the liability of its members। तो members की unlimited liability होती है, but he will be entitled to claim contribution from other members। जैसे कि समझो 3 जन थे, कैटरीना, दीपिका और मैं। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हमारी कंपनी बंद हो गई और उस टाइम पे समझो
9 लाख रुपए देना पड़ा और कैटरीना ने 9 लाख रुपए पे करी। तो ऐसे केस में कैटरीना हम लोगों से पैसा कंट्रीब्यूट करवा सकती है, 3 लाख दोनों से मांग सकती है। ठीक है, तो जैसा पार्टनरशिप में होता है कि मैंने पूरा पैसा दिया तो मैं बाकी के पार्टनर्स को कंपेल करूंगा, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, कंट्रीब्यूशन कंपेल किया जा सकता है। तो वही दिया है कि ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। इन सच अ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस ऑन सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। इसमें भी हम अपने अधिकार बेच सकते हैं। यहाँ शेयर्स तो नहीं होते, बट मैं अपने अधिकार सेल कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे। अगर कंपनी दौड़ रही है, इफ द कंपनी इज रनिंग एंड इज नॉट वाउंड अप, घायल नहीं हुई है, नहीं वाइंड अप नहीं हुई है, द लायबिलिटी ऑन द शेयर्स इज द ओनली लायबिलिटी विच कैन बी एनफोर्स बाय द कंपनी। सिंपल है। फिर इसके डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं, बहुत आसान। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। पर्पस क्यों बनाया जाता है लिमिटेड बाय शेयर्स? प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए आप बनाते हैं। यूजफुलनेस, आपको शेयर्स तब इशू करना चाहिए जब शुरुआत में पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप शेयर्स इशू करोगे और पैसा आ जाएगा। तो जब इनिशियल फंड्स आर रिक्वायर्ड तो आप लिमिटेड बाय शेयर्स बनाओ। और जब इनिशियल फंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जैसे आपको कोई अच्छा काम करना है लेकिन इनिशियली पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आप डोनेशन लेंगे और डोनेशन से फिर अच्छा काम करेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं कोरोना पीड़ितों की मदद करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए एक कंपनी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे डोनेशन देंगे और वो डोनेशन से ही मैं आगे काम करूँगा। तो ऐसे केसेस में मैं गारंटी कंपनी बना सकता हूँ, जहाँ पे मुझे वर्किंग फंड्स नहीं लगते, वर्किंग कैपिटल नहीं लगता, क्योंकि ये एंडोमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशंस इन प्रकार से रेज हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन हो ज़रूरी नहीं, पर जब गारंटी कंपनी होती है उसमें जनरली रिस्ट्रिक्शन होते ही हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और अलग प्रकार से इसके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। इसमें शेयर्स नहीं भी होंगे तो इसका इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड। अमाउंट कॉल्ड, आप कितना पैसा मंगा सकते हैं, तो जितना शेयर्स का पैसा है पूरा आप मंगा सकते हैं इवन बिफोर वाइंडिंग अप। लेकिन गारंटी के केस में गारंटी का अमाउंट सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर साथ में शेयर भी होगा तो शेयर्स का अमाउंट आप बिफोर वाइंडिंग अप मंगा सकते हैं। फिर शेयर कैपिटल होना ही चाहिए, शेयर कैपिटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। शुरुआत में इनिशियल फंड्स की ज़रूरत होती है, हम मेंबर्स से लेंगे, यहाँ पे नहीं होती। सिंपल। कुछ और पॉइंट्स है, ये देख के आज की कक्षा को हम विराम देंगे। बस इतने से पॉइंट है, छोटे मोटे, बस 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 इतना सा। मेरे को समझता है आप इतने देर से बैठे हैं, बुरा लगता है मेरे को, तो क्या करेंगे, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने मिलता है ना, पढ़ने मिल रहा है आपको, अच्छा है। मैं पढ़ता वाला हूँ, मैं हो गया, शर्मा सर हो गए। शर्मा सर भी आपको कभी बताएंगे कि मुझसे कभी पढ़ाई नहीं हुई, बोलेंगे नहीं, खुद से नहीं हुई, वो तो करना पड़ता था इसीलिए मैं करता था, बोले। तो वैसे ही मेरा भी वैसे ही है, करना पड़ता है तो पढ़ो, नहीं तो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते अपन। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे पवन सर हो गए, नीरज सर हो गए, अरे पढ़ना अच्छा लग रहा है ले पढ़ डाले, ये भी ए आई आर ए आर। हाँ हाँ, एक्चुअल में तो वो लोग पढ़ते रहते और अपन पढ़ना पड़ता है इसीलिए पढ़ते। ठीक है, मैंने जो भी पढ़ा वो सब पढ़ना पड़ा है मेरे को। आप सोच रहे होंगे सर आपने डीसा क्यों किए, करना पड़ता है आजकल, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी लगता है बैंक ऑडिट्स वगैरह के लिए, तो ये ऐसी नहीं किया अपन ने, पढ़ना पड़ा है मेरे को, तो इसीलिए पढ़ा मैंने। ठीक है। तो ऐसा है। सो द कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट में नहीं होती, फिर कहाँ होती है, दूसरे किसी एक्ट में होती है। जैसे स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी का मतलब ये कोई कानून के तहत बनाई गई है, जिसके पीछे उसका खुद का कानून होगा। जैसे एल आई सी के पीछे उसका खुद का कानून है। ठीक है, आरबीआई, इसको ही आप बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये कोई ना कोई स्टैट्यूट के तहत बनाई गई, कोई ना कोई कानून के तहत बनाई गई है। ठीक है, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पढ़ा होगा बचपन में आपने, दामोदर वैली थी, वहाँ पावर प्लांट डाला गया था, पानी बहता था और बिजली बनती थी, कुछ तो भी
नहीं पढ़े? बचपन में ज्योग्राफी में रहा होगा आपको, तो कहीं तो भी नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ये था, एक्चुअल में था। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और भी है, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये सब के कोई कानून के तहत बनाई गई। सेबी है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती है। तो स्टैट्यूटरी कंपनीज आर दोज विच आर फॉर्म्ड अंडर सम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कानून के तहत बनी है। ये क्या काम करेगी, कैसे करेगी, ये सब इसके कानून में लिखा होता है। जैसे एलआईसी क्या काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स, फंक्शंस, ये एलआईसी के एक्ट में लिखा होगा। आरबीआई क्या काम करेगी, वो आरबीआई के एक्ट में लिखा होगा। ठीक है। हेंस they require some special powers and privileges. Statutory companies are formed in special cases to carry on the work of some special public importance. जैसे LIC बनाई गई थी, RBI बनाई गई, तो पब्लिक के लिए बनाई गई वो। They do not have limited word as a part of their name. They are also called as corporations या even body corporates. ठीक है। एग्जाम्पल है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट में बनाए। LIC एक्ट में बनाए। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, एयर कॉरपोरेशन एक्ट है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट है। लीगल स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो इसको मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके पावर्स लिखे हैं ऑलरेडी इसके एक्ट में। जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या करेगी, ये उसके एक्ट में लिखा है। ये अपने यहाँ का पहला आज़ाद भारत का, शायद आज़ाद हिंद का पहला पावर प्लांट था। मेरे को भी अब याद नहीं, बचपन में पढ़ा था मैंने, बट अभी याद नहीं। बट जहाँ तक कि वही था, एक दामोदर वैली है, वहाँ पानी बहता है तो वहाँ चक्री लगा दिए, चक्री में पानी गिर रहा है तो बिजली बन रही है, ऐसा कुछ तो भी किए थे। तो वो बचपन का याद है थोड़ा थोड़ा मेरे को। तो ठीक है, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। नहीं, मैं था ही नहीं 1948 है ना, मैं थोड़ी रहूँगा। लेकिन जब पढ़ा था तब छोटा था। ठीक है, मैं भी छोटा था एक टाइम। हाँ, सो इसके आर्टिकल्स मेमोरेंडम नहीं होते क्योंकि ये किसी एक्ट के तहत बनाई है, तो एक्ट में लिखा है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो इसको अलग से कुंडली बनाने की जरूरत नहीं होती। लिमिटेड वर्ड नहीं होता। हर एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन खुद के स्पेशल एक्ट के अंदर ही काम करता है, जिसमें लिखा होगा वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इसको कंपनीज एक्ट भी लगता है जब तक ये इनकंसिस्टेंट ना हो इसके स्पेशल एक्ट से। इनकंसिस्टेंसी का मतलब बताया भी था मैंने। जब तक के नॉर्मल फ्रेंड बोल रहा है तो हम उसकी सुन सकते हैं जब तक इनकंसिस्टेंट ना हो, लेकिन नॉर्मल फ्रेंड कुछ और बोल रहा है और स्पेशल फ्रेंड कुछ और बोल रही है तो हम स्पेशल की सुनते हैं। तो वही रूल है कि कंपनीज एक्ट भी लगेगा और उनका स्पेशल एक्ट भी लगेगा, जहाँ तक साथ साथ लग सकते हैं। जहाँ पे विपरीत हो जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ स्पेशल एक्ट लगेगा। ठीक है। जैसे बैंकिंग के केस में बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बोलता है कि उनको उनके अकाउंट्स जो है वो अलग फॉर्मेट में बनाना है, तो उनको फिर शेड्यूल 3 नहीं लगता कंपनीज एक्ट का। तो उनके इंश्योरेंस के अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स, ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्स के हिसाब से नहीं बनते, क्योंकि उनका स्पेशल एक्ट कुछ और फॉर्मेट बताता है, तो उस फॉर्मेट से बनते हैं। ठीक है। चार्टर्ड कंपनीज, चार्टर्ड का मतलब होता है जो किराए से लेके आया। चार्टर्ड, हाँ, एक्चुअल में चार्टर्ड यानी जो किराए से लेके आए। तो दो मीनिंग होते हैं चार्टर्ड के, एक होता है जो किराए से लेके आए वो, दूसरा होता है जो राजा महाराजाओं से रिलेटेड होते हैं। अपन वो दूसरे वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सर किराए से हाँ, तो वो भी होता है, लेकिन तो चार्टर्ड मीन्स, चार्टर यानी राजा का जो राजपत्र होता था ना उसको चार्टर बोलते थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ किंग होता है। तो एक किंग के द्वारा जो कंपनी बनाई गई है उसको हम चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं, जो किंग ऑफ इंग्लैंड या क्वीन ऑफ इंग्लैंड के थ्रू बनाई गई है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, BBC दिया है क्या? हाँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये राजा के चार्टर के थ्रू बनाई गई है। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, भारत का नहीं, ये रॉयल चार्टर के थ्रू बनाया गया। यानी ये जो राजा है वो राजा के थ्रू बनाया गया, राजा ने बोला या रानी जो है उसने बोली तो चार्टर में लिखे और उसके थ्रू इनका निर्माण किया गया। ठीक है, ये अपने यहाँ नहीं होती, ये इंग्लिश लॉ में होती है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, दिया भी होगा कहीं, इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन नोन टू इंग्लिश लॉ। तो पहले ऐसा इनकॉर्पोरेट होती थी कंपनी जब कंपनीज एक्ट नहीं होता था। पटपट बंद करना भी चालू हो जाता है अगली क्लास में हम ये देखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी सिंपल है, फॉरेन कंपनी थोड़ा सा ट्रिकी है,
होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इसके साथ में एक सेक्शन 19 देखना है जो इम्पोर्टेंट है। तो कल हम ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 19, बाकी ये भी देखेंगे। और फॉरेन कंपनी भी इम्पॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ पूछने के चांसेस हैं। फाउंडेशन में मैंने बोला था ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इंटर में ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगली क्लास में अपन ये पूरे टाइप्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलो, थैंक यू।